जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे एएलपी 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों का एनालिसिस देखेंगे साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम एनालिसिस करवाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए साथियों, स्टार्ट करते इस क्लास को। देखिए साथियों, पूछा गया था प्रश्न, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है। साथियों, जो तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है यह विद्युत रासायनिक होती है। कैसी? वैद्युत रासायनिक होती है इसकी प्रकृति। और बात करें इसके विषय में और क्या जानकारी है, इसके विषय में जानकारी साथियों है कि तंत्रिका आवेग की प्रकृति वैद्युत रासायनिक होती है। तंत्रिका आवेग तंत्रिका तंतु के साथ विद्युत और रासायनिक क्रिया की एक प्रगतिशील तरंग है जो मांसपेशियों, ग्रंथि या अन्य तंत्रिका कोशिका की क्रिया को उत्तेजित या बाधित करती है। ये साथियों हो गए इसके बारे में जानकारी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट साथियों देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था कि अक्टूबर 2024 में रेपो रेट क्या है, यानी कि रेपो दर क्या है। रेपो दर साथियों क्या है या कितने परसेंट है। रेपो दर साथियों जो था 2024 अक्टूबर में 6.50%। 6.50 वर्तमान में भी साथियों इतना ही है। रेपो दर वर्तमान में इतना ही है साथियों। वर्तमान में कितना है? 6.50 इतना ही है। और बात करें वर्तमान रिवर्स रेपो दर तो ये है साथियों 3.35%, यानी कि 3.35%। और देखिए साथियों ये है क्या, ये रेपो दर क्या होता है इसके बारे में जानकारी हम लोग देख लेते हैं। देखिए साथियों, रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंक जो है वह वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। और रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या होता है? पुनर्खरीद समझौता या पुनर्खरीद विकल्प। साथियों, रेपो दर क्या होता है? जैसे कि आरबीआई है, ये किसी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा जो होता है वो उधार देता है, जो उस पर दर लगाता है वही साथियों दर होता है रेपो दर। समझ गए होंगे। और देखिए यह दर मौद्रिक मौद्रिक साधनों में से एक है जिसका इस्तेमाल मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने या मांग बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, आईपीएल 2024 का विजेता कौन था। आईपीएल 2024 का विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स था और उप विजेता सनराइजर्स हैदराबाद था। और बात करें आईपीएल 2024 फाइनल मैच की, 2024 बात करें आईपीएल का फुल फॉर्म साथियों होता है इंडियन प्रीमियर लीग। देखिए ये होता है आईपीएल का फुल फॉर्म। इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच 26 मई 2024 को चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था। और साथियों देखिए आईपीएल से संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। देखिए साथियों कि टूर्नामेंट का उभरता हुआ खिलाड़ी किसको कहा जाता है। टूर्नामेंट का उभरता हुआ खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के नीतीश कुमार रेड्डी को कहा जाता है, जिसे 10 लाख रुपए पुरस्कार में दिया गया, जिसे 10 लाख रुपए पुरस्कार में दिया गया। और ऑरेंज कैप लीडर किस कौन था साथियों? ऑरेंज कैप जो है उस खिलाड़ी को मिलती है जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाता है। तो ये खिताब विराट कोहली को मिला था जो आरसीबी से थे। इन्हें भी 10 लाख रुपए का वो साथियों पुरस्कार दिया गया। और पर्पल कैप साथियों उसको मिलता है जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेता है। तो ये हर्षल पटेल पंजाब किंग्स से संबंधित थे। इन्हें भी 10 लाख रुपए को राशि प्रदान की गई पुरस्कार के रूप में। उस सबसे मूल्यवान खिलाड़ी आईपीएल 2024 का साथियों सुनील नारायण था जो कि केकेआर में था, जिसने 482 रन और 17 विकेट लिए थे। इसको भी 10 लाख रुपए की राशि पुरस्कृत की गई। और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन 2024 आईपीएल में सबसे सुपर स्ट्राइकर कौन था? जैक फ्रेशर मैकगर्क, जो कि दिल्ली कैपिटल का खिलाड़ी है और जो कि ऑस्ट्रेलिया का
एक्चुअल खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का है, आईपीएल में दिल्ली की तरफ से खेलता है। ये उसको भी 10 लाख रुपए पुरस्कृत दिया गया था। और गेम चेंजर ऑफ द सीजन मतलब 2024 आईपीएल में सुनील नारायण को गेम चेंजर, इसके लिए भी इनको 10 लाख रुपए दिया गया। और अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन, इसके लिए भी सुनील नारायण को 10 लाख रुपए दिया गया। और साथियों फेयर प्ले अवार्ड, ये साथियों किसी टीम को दिया जाता है अवार्ड, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया था। सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया था। देखते हैं अन्य जानकारी। और जानकारी देखिए साथियों, ये प्रश्न पूछा गया था कि ध्रुव और फोकस दूरी के बीच को क्या कहा, दूरी को क्या कहा जाता है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को साथियों फोकस दूरी कहा जाता है। क्या? फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी कहा जाता है या फिर फोकल लेंथ भी कह सकते हैं। फोकल लेंथ या फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जानने से पहले साथियों दर्पण और उससे संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। जैसे फोकस दूरी किसको कहा जाता है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को। उसी तरीके से वक्रता केंद्र किसको कहा जाता है? यह उस गोले का केंद्र है जिसका दर्पण एक हिस्सा होता है। मान लीजिए ऐसे होता है, ये इसका दर्पण इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो हो गया ये दर्पण है इस गोले का। तो जो इसका केंद्र होगा वही साथियों वक्रता केंद्र कहलाता है और उसको सी से दर्शाया जाता है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या साथियों यह उस गोले की त्रिज्या है जिसका कि दर्पण बना होता है। यानी कि जिस गोले का दर्पण बना होता है उसकी त्रिज्या जो भी होती है उसको साथियों वक्रता त्रिज्या कहा जाता है और इसको आर से दर्शाया जाता है। और इसमें संबंध पी सी बराबर आर होता है। पी सी बराबर आर होता है। और मुख्य अक्ष किसको कहा जाता है? यानी कि ध्रुव। ध्रुव साथियों ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा यह साथियों दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होती है। इसको साथियों मुख्य अक्ष कहा जाता है। देखते हैं अगली डिफिनेशन यह साथियों एपर्चर किसको कहा जाता है? गोलाकार दर्पण के व्यास को उसका एपर्चर कहा जाता है। यह दर्पण की परावर्तक सतह होती है। ये साथियों जो होता है परावर्तक सतह, इस गोल भाग को ही एपर्चर कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या भी और ही जानकारी है। फोकस यह साथियों मुख्य अक्ष का वह बिंदु है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं अवतल दर्पण में या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। इसको फोकस यानी कि एफ के द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये साथियों लेंस में होता है, ये लेंस में भी होता है उसमें भी होता है। फोकस में दर्पण में फोकस दूरी साथियों तो आप जानते ही हैं। फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यही प्रश्न था और इसको स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। और एफ और त्रिज्या में क्या संबंध है साथियों? एफ और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? एफ बराबर r/2 होता है, ये संबंध होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए ये रहा। ये मिशन वत्सल योजना से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। एक्चुअल प्रश्न नहीं मिल पाया तो हमने ये प्रश्न उठा लिया कि आपको कुछ तो बताना है। मिशन वत्सल योजना क्या है? ये साथियों आपको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य देगी साथियों। इसके बारे में साथियों कुछ ना कुछ जानकारी ये अवश्य देगी। देखिए ये क्या कहता है, मिशन वात्सल्य योजना भारत सरकार द्वारा उत्तेजित एक परियोजना है जिसका उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। इस परियोजना की घोषणा मई 2021 में महामारी की दूसरी लहर के दौरान की गई थी, जब भारत में मामलों और मौतों की संख्या अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। मिशन वात्सल्य कार्यक्रम उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और शिक्षा सेवा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। इस प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे अनाथ न हों और वे सुरक्षित और
सहायक वातावरण में बड़े हों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों, पादप ऊतक क्या है? पादप ऊतक क्या है? देखिए साथियों, पादप ऊतक जो होता है, पादप ऊतक पौधे के उन विशिष्ट कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को कहते हैं जिनसे पौधे बने होते हैं। ये हो गया इसका उत्तर। देखते हैं अब यहाँ पर पादप ऊतक होगा साथियों, पादप कोशिकाओं का समूह, शायद ऑप्शन में दिया हो, जैसा भी दिया होगा वो इस प्रकार से ही दिया गया होगा। साथियों हमको इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं, हमको इतने ही प्रश्न मिल पाए। यदि आपको कुछ जानकारी हो तो आप भेज सकते हैं बेझिझक। साथियों एनालिसिस बैन होने के कारण बच्चे ज्यादा प्रश्न भेज नहीं पा रहे हैं, इसी कारण समस्या हो रही है हमको ज्यादा प्रश्न लाने में। वैसे अब आगे कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न एकत्रित कर पाएं। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।